जय हिंद साथियों, मैं अमित पाटीदार जेएलसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसकी हम सामान्य परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम 1857 के विद्रोह या क्रांति से लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक जानेंगे। तो आइए 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। अंग्रेजों की क्रूरता का ही परिणाम था ये। वैसे तो जैसे अंग्रेजी शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें हम, तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कहाँ होता है? ब्रिटेन में। उसके बाद ये भारत आती है। जैसे ये भारत आती है तो अपने व्यापार को प्रारंभ करती है, अलग अलग जगह पर व्यापारिक केंद्र खोलती है। तो वैसे ही बंगाल, जो अपना बंगाल वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में इसकी सक्रियता सबसे अधिक रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहीं पे क्या होता है कि 1856 में यहाँ के जो नवाब रहते हैं सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब कौन रहते हैं? सिराजुद्दौला। तो 1856 में क्या एक घटना होती है यहाँ, काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना, जिसमें कुछ अंग्रेजों को ये एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं, जिनमें उनमें बहुत सारे मर जाते हैं। तो यही मतलब यूरोपीय लेखक जो है या अंग्रेज है, 1757 के प्लासी के युद्ध का कारण ये यही बताते हैं। जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध होता है 23 जून को। तो उसमें क्या होता है कि जो बंगाल के नवाब रहते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेनापति या अंग्रेज शासक कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। तो वो कारण यही बताते हैं प्लासी के युद्ध का कारण, कि जो काल कोठरी की घटना हुई थी 1856 में, उसको एक कारण बताते हैं कि जो अपना प्लासी का युद्ध हुआ था वो इस घटना के कारण हुआ था। इसके बाद 1757 में ये बंगाल पे अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। इसके बाद 1764 में अगला युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इसमें जो बक्सर का युद्ध होता है, इसमें संयुक्त सेना थी। किनकी? इसमें मुगल सम्राट थे, बंगाल के नवाब थे, और अवध के नवाब थे। अवध के नवाब मतलब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय। बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। शुजाउद्दौला। इन तीनों की संयुक्त सेना। अंग्रेज कौन थे? अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। इस प्रकार इसमें मुगल सम्राट, जो जिन्हें भारत का सम्राट कहा जाता था, भारत का सम्राट, वो भी पराजित होते हैं। इसका मतलब जो अंग्रेज है वह संपूर्ण भारत पर विजयी हो जाते हैं। धीरे धीरे ये अपने कानून नियम, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो अपने कंपनी को नियमित या नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला कानून आता है 1773 का अधिनियम एक्ट। इसके तहत ये कंपनी के प्रशासन और व्यापारिक कार्यों को आगे बढ़ाते हैं जैसे जैसे। तो वैसे ही ये कारण अंग्रेजों का जो है क्रूरता भरा शासन या उनकी नीतियाँ 1757 के प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जैसे इसमें 1857 के क्रांति का जो एक कारण ये भी बनता है कि 1806 में, इससे पहले एक वेल्लोर विद्रोह होता है। वेल्लोर विद्रोह, यह एक सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह था क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों को
माथे पे तिलक और पगड़ी बांधने से मना कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेज अधिकारियों द्वारा। इसलिए 1806 में वहां के जो भारतीय सैनिक थे वह असंतोष की भावना के कारण यह विद्रोह कर देते थे। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे लॉर्ड डलहौजी। इससे पहले लॉर्ड डलहौजी आता है। 1857 की क्रांति के समय जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी। डलहौजी जो 1848 में बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल और 1856 तक बने रहते हैं। तो इनका शासनकाल भी 1857 की क्रांति के लिए पूर्णतः माना जाता है कि जो डलहौजी का शासनकाल था उसको सर्वाधिक कारण दिए इसने, डलहौजी ने 1857 की क्रांति को भड़काने में। जैसे इनकी सबसे विशिष्ट बात यह है हड़प नीति, जैसे व्यपगत सिद्धांत भी बोलते हैं, व्यपगत सिद्धांत। इसके तहत बहुत सारे रजवाड़ों को इन्होंने हड़प लिया था। जैसे सबसे पहले सतारा जो महाराष्ट्र में आता है, वैसे ही झांसी, अवध, संभलपुर, उदयपुर, जैतपुर, ये बहुत सारी जो रियासतें थी उनको इस नीति के तहत इन्होंने हड़प लिया था। और अवध जो था उसको कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, कुशासन का आरोप लगाकर। तो जैसे डलहौजी है, इसके बाद इसने क्रांति को बढ़ा दिया। जैसे भारतीय सैनिकों या भारतीयों में जो असंतोष की भावना फैल गई थी उसको, या जो बारूद था उसको आग लगाने का काम किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। उसको भुगतना किसको पड़ा? लॉर्ड कैनिंग को। तो जो 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद एक प्रमुख कार्य होता है 1885 में। क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन करता है? एओ ह्यूम। ये अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने, जिसे संस्थापक माना जाता है इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। स्थापना कहाँ हुई थी इसकी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, बंबई में होती है इसकी स्थापना 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बेमसचंद्र बैनर्जी। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने जो भारतीयों को एक मंच प्रदान कर दिया जिससे वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाए। इसके बाद महत्वपूर्ण घटना क्या होती है? 1905 बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन करता है कौन? करता है लॉर्ड कर्जन। जैसे ये बंगाल, इसको दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, दो भागों में विभाजन करता है। जो पूर्वी बंगाल है वो आज बांग्लादेश के रूप में स्थापित है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन होता है और इसी के विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। स्वदेशी आंदोलन। इस घटना के बाद 1905 बंगाल विभाजन की घटना के बाद ही 1906 में क्या होता है?
मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश ढाका में, जो सलीमुल्लाह खां थे। वह आगा खां बांग्लादेश ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। इसके बाद 1907 में क्या होता है, सूरत अधिवेशन। इसमें क्या होता है, कांग्रेस, जो कांग्रेस है उसका दो भागों में विभाजन हो जाता है, एक गरम दल और एक नरम दल। इसके बाद 1909 में एक अधिनियम आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से, मार्ले मिंटो सुधार। जो मिंटो थे वायसराय थे, जो मार्ले थे 12 सचिव थे। इसमें जो होता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होता है। क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होता है। इसके बाद 1911 में क्या होता है, कौन आता है, जो ब्रिटेन के राजा रहते हैं, जॉर्ज पंचम। व इनकी पत्नी कौन होती है, केट मैरी। ये ब्रिटेन से कहाँ आते हैं, सबसे पहले मुंबई, और ये गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन करते हैं। और यहाँ से कहाँ जाते हैं, बंगाल। और इन्हीं के स्वागत में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। किनके स्वागत में, जॉर्ज पंचम और केट मैरी के। अब ये यहाँ के घोषणा करते हैं बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। आगे राजधानी जो थी हमारी, जो हमारी राजधानी कलकत्ता थी, उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया, दिल्ली। और 1 अप्रैल 1912 को हमारी राजधानी क्या हो जाती है, दिल्ली। उसके बाद 1913 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं, सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना। इसके बाद 1915 में क्या होता है, जो महात्मा गांधी जी है वो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आते हैं। और इसी दिन 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं और इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। आगे देखें। इसके बाद 1916 में जो अपने महामना भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी है, मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते। कौन, मदन मोहन मालवीय जी। कब, 1916 में। 1917 में क्या होता है, चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है
गांधी जी के नेतृत्व में। अब आता है 1919। 1919 में एक अधिनियम भी आता है और एक एक्ट, रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट, इसे कौन तैयार करता है? इसका प्रारूप तैयार सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट। इसमें इसको काला कानून भी बोलते हैं, काला कानून। इसमें ना वकील, ना अपील, ना दलील, किसी पे शक हो तो सीधा गिरफ्तार किया जाए अंग्रेजों के द्वारा। इसी के विरोध में, इस एक्ट के विरोध में डॉक्टर सतपाल सिंह व सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहां पर एक आम सभा लगी रहती है, आम सभा, जो इनके विरोध में वो शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे होते हैं। तो वहीं 13 अप्रैल को 1919 को जनरल डायर गोली चलाने का आदेश देता है और सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो ये 1919 था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के बारे में। 1920, इसी जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ, इसके विरोध में 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के। परंतु जो 1922 में चोरा चोरी कांड होता है, कहाँ? गोरखपुर यूपी में एक भीड़ द्वारा, लोगों की भीड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। तो उसके विरोध में गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्लियर? इसके बाद 1923 में क्या होता है? स्वराज पार्टी की स्थापना। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन जी दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। 1924 में ही जो 1919 का अधिनियम था, एक्ट था, उसके तहत 1924 में एक ली कमीशन का गठन होता है, ली कमीशन। और ये ली कमीशन 1926 को अपनी रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट के तहत 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है। 1927 में इसके बाद एक घटना होती है। 1927 में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत आता है। इसमें इसके जो सभी सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया जाता है और दिल्ली, लाहौर में विरोध किया जाता है। और इसी विरोध में लाठीचार्ज में हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1928 नेहरू रिपोर्ट। लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा ये चुनौती दी जाती है भारतीयों को कि वह ऐसा संविधान तैयार करे जो भारत के सभी दलों को मान्य हो। तो नेहरू जी अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, परंतु ये बाद में असफल हो जाती है। इसके बाद 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे एक अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर रावी नदी के किनारे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ये अध्यक्षता करते हैं। और
26 जनवरी 1930 को ये पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करते हैं, स्वराज की घोषणा, और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसी तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इसके बाद 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। और इसी दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तीन होते हैं। पहला 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 7 सितंबर 1931 को होता है, तीसरा 17 नवंबर 1932 को होता है। इस समय जो ब्रिटिश पीएम कौन होते हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती, लेकिन दूसरे में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाते हैं, लेकिन की बातचीत असफल होती है और 1932 में फिर गांधी जी नहीं जाते हैं। तो इसी का परिणाम क्या होता है? एक श्वेत पत्र जारी होता है जो 1935 का भारत शासन अधिनियम बन के आता है। इससे पहले जैसे 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होता है, इसमें कांग्रेस की तरफ से भाग नहीं लिया जाता है, गांधी जी नहीं जाते हैं। तो इससे पहले 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता कि आप आओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और बैठ के बातचीत करते हैं, इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इसका हिस्सा बनते हैं। इसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, जो भारतीय संविधान का बहुत सारा हिस्सा इस अधिनियम से लिया गया है। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, ये हमारे मध्य प्रदेश में होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाना होता है, परंतु अध्यक्ष कौन बनता है? सीतारामैया, सीतारामैया ये अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जिसके अध्यक्ष थे स्ट्रोफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, और पैथिक लॉरेंस। तीन सदस्य थे क्रिप्स मिशन में, जिसके अध्यक्ष स्ट्रोफोर्ड क्रिप्स थे और 2 अन्य सदस्य एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। फिर आगे 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो पहले पीएम थे, कौन थे? विंस्टन चर्चिल। परंतु इस चुनाव के बाद जो लेबर पार्टी थी ब्रिटेन में, उसके जो सदस्य थे क्लीमेंट एटली, ये जीत जाते और ये पीएम बन जाते हैं। 1946 में एक नौसैनिक विद्रोह होता है, जो INS तलवार नामक एक प्रशिक्षण जहाज था, उसके जो सैनिक थे वो विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बाद 3 जून 1946 में ही
कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है, जिसकी संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत होते हैं, जिसे डिक्की बट योजना भी कहते हैं। और इस योजना के तहत ही आगे चलकर भारत 2 अधिराज्यों में विभक्त होता है, भारत व पाकिस्तान। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। इस तरह भारत आज़ाद हो जाता है। आगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया जाता है और 1950 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। फिर उसके आगे आम चुनाव होते हैं। तो ये इस प्रकार हमने आधुनिक भारत के बारे में सामान्य परिचर्चा किया। अब आगे के वीडियो में हम इसके बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।